करेंगे फाउंडेशन सीरीज में एक नया चैप्टर। एक्चुअली हमारा चल रहा था फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2। फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2 यानी क्लास 9 की फिजिक्स, ठीक है ना। फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2 यानी क्लास 9 की फिजिक्स, ठीक ना। तो क्लास 9 के फिजिक्स में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया मोशन। क्या पढ़ लिया? मोशन। और मोशन में हमने अच्छा खासा डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसमें, समझ में आई बात है। अगर आपके कोई असाइनमेंट चाहिए, शीट चाहिए, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। ग्रुप के ऊपर आप वहाँ से, मतलब टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं हमसे और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम किसको, लॉज ऑफ मोशन को। एक्चुअली क्या है, जब हम मोशन पढ़ते थे तो सिर्फ ये देखते थे कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना हुआ। हम कभी भी इस रीजन में नहीं पहुंचते थे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, क्यों हुआ, ठीक है। इस रीजन में नहीं जाते थे, मतलब मोशन की स्टडी कर रहे थे बगैर उसका काउज जाने हुए, बगैर उसका काउज जाने हुए, है ना। मोशन वाले चैप्टर में हम लोग मोशन की स्टडी कर रहे थे बगैर उसका काउज जाने हुए कि उसका काउज क्या है। तो मोशन की स्टडी बगैर उसके काउज को जाने हुए पढ़ना कहलाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है, याद रखना, ये क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, ठीक है। द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स काउज इज नोन एज काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, समझ में बात है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग जो है मोशन के रीजन को ढूंढेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, कब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है ना, कब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो उसकी हालत क्या होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को देखेंगे। समझ में आई बात है कि जब हालांकि दो पर्सन सेम मास का हो, वो क्या करे, एक दूसरे को धक्का दे दे तो फिर भी एक अपनी जगह पे रहता है, दूसरा जो है क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, जबकि एक्शन रिएक्शन इक्वल है, ठीक है। ऐसे सारे सवालों के जवाब हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये क्या है कि मोशन के लॉज को समझना, काउज को समझना, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है ना। समझ आ गई बात है। तो किसके लॉज को समझेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज फोर्स, ठीक है। देखो फोर्स क्या है, एक एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करा दे या चेंज कराने की कोशिश करे। समझ में बात है कि नहीं। तो ये जो एजेंट है, ये एजेंट क्या है, बेसिकली पुश और पुल है। क्या है, पुश और पुल, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एजेंट, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, एक एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे या चेंज कराने की कोशिश करे। समझ आई बात है कि नहीं, जो चेंज कर दे या चेंज कराने की कोशिश करे उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन है। आगे हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि 1 न्यूटन जो है बेसिकली 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, ठीक है ना। तो खैर उसको वहां देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इसको हम कि व्हाट इज 1 न्यूटन, सॉरी वहीं पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज 1 न्यूटन, ठीक है ना। वहीं पर हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 न्यूटन। जब हम सेकेंड लॉ को डिफाइन कर लेंगे उसके बाद वहीं पर हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब जो ये फोर्स है वो क्या क्या करता है नेचर के अंदर, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है। देखो फोर्स क्या कहता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है ना, स्पीड को चेंज कर देता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, या स्टार्ट करना है, पहले वो स्टेशनरी था, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टार्ट द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। समझ आई बात है। तो स्टॉप कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। ये शेप एंड साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर देखो कि दो अपोनेंट टीम का प्लेयर है और ये जो प्लेयर है ये क्या करना चाह रहा है कि इससे
ये बॉल बचाना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, और ये बॉल पहले अगर इधर मूव करना चाह रहा होगा तो ये क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करा के अपने साथी प्लेयर की तरफ पास कर देगा। तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बॉल जिधर मूव कर रहा है उसके बजाय अपने साथी प्लेयर को पास कर रहा है डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है ना, समझ आई बातें। ये ट्रॉली पहले रुकी हुई थी, इसको क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा करके इसकी पोजीशन चेंज करा रहा है। यहाँ पर देखो बॉल पहले रेस्ट में है, इसको हिट करके क्या ला दिया, मोशन में ला दिया। स्प्रिंग की लेंथ देखो इतनी बड़ी थी, ठीक है ना, हैवी ऑब्जेक्ट को हैंग करने से डिफरेंट ऑब्जेक्ट मास के करस्पॉन्डिंग, डिफरेंट वेट के करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। इसकी लेंथ क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। ठीक है ना, ये क्या है, इनके अंदर शेप का चेंज है, एक्सटेंशन है। समझ आई बात है कि नहीं, समझ आई बात है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या है, बंद है तो उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है। तो इस तरह के काम हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करा सकते हैं। पहले ड्रॉवर का पोजीशन कहाँ पर था, यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया है, तो मतलब इतना सा पोजीशन बाहर की तरफ निकल गया है। तो क्या करा सकते हैं, ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। खैर ये बचपन की बातें हैं, इनको यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स की। तो एक्चुअली हम अभी के लेवल के हिसाब से फोर्स को बांटेंगे दो तरीके, दो टाइप में। कितने टाइप में, दो टाइप्स में। लेकिन हायर क्लासेस में जाओगे तो ये देखोगे नेचर के अंदर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्स है। कितने फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है ना, कौन कौन से फोर्स है, सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसका। नेचर के अंदर सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्स है, और ये जितने भी अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे इन फ्यूचर ये देखोगे कि ये चारों के चारों फोर्सेस जो है, सॉरी, ये सारे के सारे फोर्सेस जो है इन्हीं 4 कैटेगरी में से आएंगे। ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। कितने, 4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। इसके बाद आएगा हमारे पास, इधर लिख दे रहा हूं मैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम लोग सिंपली वीक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एंड लास्टली न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 फोर्सेज नेचर के अंदर क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज। बाकी जितने भी फोर्स है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, स्ट्रिंग, इलास्टिक फोर्स, ये सब के सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। कैसे है वो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है ना, समझ में बात है। तो खैर अभी के हिसाब से हम फोर्स को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, अभी के हिसाब से हम फोर्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है ना, कौन कौन से, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है ना, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वो 11th क्लास में जब जाओगे तो उनको देखोगे। अभी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे फोर्स को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, नॉर्मल के बारे में, टेंशन के बारे में। ठीक है, इलास्टिक फोर्स जो कि स्प्रिंग के अंदर होता है। सिमिलरली नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स भी कहते हैं इसको, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं जानेंगे, ये जो है हम पढ़ेंगे इसी 9th क्लास के 3rd चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, समझ बात है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इनकी थोड़ी बहुत चर्चा हम डेफिनेशन के तौर पर करेंगे, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत चर्चा 10th क्लास में होगी और 12th क्लास में होगी। ठीक है ना। तो खैर, लेकिन अभी डिफाइन कर लेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहाँ है, 12th क्लास के अंदर है। तो अब भी इनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो फील्ड फोर्स में जो ज़्यादा डिटेल में हमारे कोर्स में है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है बेसिकली, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट किसमें हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जो एजेंट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पुश और पुल कर रहे हैं, उससे हम
जो एजेंट है, मतलब जो एजेंट अप्लाई कर रहा है जो बॉडी, वो क्या है, उससे फिजिकली कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो जब हम किसी चीज को, जैसे यहाँ पर देखो पेंडुलम क्या है, हैंग है, घड़ी का पेंडुलम क्या है, यहाँ पर हैंग है इस थ्रेड के जरिए। अब जरा सोचो कि ये थ्रेड अगर ना हो तो ये कहाँ गिर जाए, नीचे की तरफ। कहाँ गिर जाए, नीचे की तरफ। लेकिन इस थ्रेड ने क्या किया है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से ये नीचे फॉल डाउन नहीं कर रहा था। मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं? द फोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज नॉन ए, क्या होता है, टेंशन होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, बर्ड जैसे ही इस रोप के ऊपर बैठी, ये रस्सी क्या हो गई, स्लैक हो गई, ये अब नीचे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये रस्सी जो है, इसको ऊपर कुछ फोर्स इधर लगा रहा है और इस रस्सी के अंदर कुछ फोर्स इधर लग रहा है, जिसका जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, कंपोनेंट क्या होता है ये तुम्हें पता है कहाँ से? हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स से। इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। तो ऐसे इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, ठीक है ना? तो ये जो फोर्स इसका कंपोनेंट है कहाँ, ऊपर की तरफ। कहाँ है, ऊपर की तरफ। ये क्या कर देता है, इसके वेट को बैलेंस कर देता है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स था, उन्होंने क्या किया है, इसको बैलेंस किया है। समझ आई बातें? तो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मास m1 जो है इससे अटैच्ड है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस स्ट्रिंग के अंदर भी ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये मास हैंग्ड है। समझ आई बात है? हाँ, अगर इन दोनों मास में से एक मास कोई हैवी हो जाए, मान लो जैसे सपोज m2 अगर ग्रेटर देन m1 हो जाए, तो स्ट्रिंग अगर सेम है, स्ट्रिंग क्या है, अगर सेम है, मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है, जो पुली के ऊपर से तो जा रहा है, पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग्स आर सेम, पुल स्ट्रिंग क्या हो, सेम हो, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होता है। लेकिन ये वाली पुली, ये वाली स्ट्रिंग देखो, ये वाली स्ट्रिंग जो है इससे बंधा हुआ है, मतलब इसके सेंटर से, ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, कुछ अलग होगा। सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। समझ में बात है? लेकिन अगर डिफरेंट स्ट्रिंग हो तो टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये सेम स्ट्रिंग की जो बात कर रहा हूं मैं, ऐसे स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं जहां पर इसका मास जो है नेग्लिजिबल है। स्ट्रिंग का मास क्या है, स्ट्रिंग का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तभी हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि टेंशन सेम होगा। ठीक है, होपफुली। अब देखो, ऐसा देखे होगे कि मतलब एक डंडा होता है, इंसान, छोटी गर्ल्स वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं, और वो एक रस्सी के ऊपर चलता है इस डंडे की मदद से, है ना? समझ में बात है? तो वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो उसका जो FBD होगा कुछ ऐसा होगा, इधर इधर इधर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिड़िया थी यहाँ पर। ठीक है, तो टेंशन फोर्स किसको कहते हैं, टेंशन की फोर्स किसको कहते हैं, या सिंपली टेंशन किसको कहते हैं, फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स इज व्हाट, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग। इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, या इसको सिंपली स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हो। ये फोर्स प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, जब स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड किया जाता है। सपोज कर लो ये स्ट्रिंग जो है अपने इनिशियल पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर। कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। तो इस डॉटेड लाइन को देखो कि जब इसे इधर की तरफ कंप्रेस किया गया, इधर क्या किया, इधर की तरफ क्या किया गया, कंप्रेस किया गया, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। जरा देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ क्या किया गया, लेफ्ट साइड की तरफ देखो, इसको जब कंप्रेस किया गया यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है ना, कलर चेंज कर लो, ये दिख नहीं रहा, आई थिंक रेड इज बेटर। ठीक है, इधर की तरफ। ठीक है ना, जब हमने इसको इधर की तरफ कंप्रेस किया, तो अब जरा तुम खुद सोचना, मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से, जब हम इसको इधर कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक को इधर क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, मतलब किधर, मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है ना, किधर, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगा है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं हम बेसिकली। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा है किसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहते हैं जो जिस फोर्स से कोई बॉडी अपनी शेप को रिगेन करना चाहती है वापस। ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे फोर्स की वजह से इधर है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उल्टी तरफ लग रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं, समझ में आई बात है? तो ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हुआ है, दैट इज नॉन एज व्हाट, दैट इज नॉन एज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। समझ में आई बात है? लेकिन एक बात गौर करना कि मेन पोजीशन से जब हमने कंप्रेस किया, इधर की तरफ गए हैं,
ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इधर की लग रहा है, मतलब एफ जो स्प्रिंग का है वो इधर लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं किसी पोजीशन x2 से, तो फिर से देखो जब एक्सटेंड करोगे तो अब स्प्रिंग इसको इधर खींचना चाहेगा। सोच के देखो, स्प्रिंग को ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है, ठीक है। इसको जब कंप्रेस करोगे तो वो तुम्हें धकेलता है, लेकिन जब इसको तुम बाहर बाहर खींचोगे तो वो वापस तुम्हें खींचेगा। तो क्या देख रहे हो कि हमेशा मीन की तरफ क्या है, पॉइंटेड है। समझ आई बात है। जब एक्सटेंड करते हैं तो बेसिकली क्या है, मीन से इधर आया होगा, मीन से इधर आया होगा राइट की तरफ। तो क्या कर रहा है उस कंडीशन में, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, मीन की तरफ लग रहा है। तो क्या देख रहे हो कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, या स्प्रिंग फोर्स है या इलास्टिक फोर्स है, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हालांकि x1 x2 जो कह लो, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आई बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड है और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है। किसके है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, या कंप्रेशन और एक्सटेंशन फ्रॉम, कंप्रेशन और एक्सटेंशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। और जहां भी प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। की मतलब वो जो स्प्रिंग है किस मटेरियल का बना हुआ है। समझ आई बात है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है ना। तो अब सवाल होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट कितनी होगी, तो जरा यहां पर देख लो, इसी फॉर्मूले से निकाल लें। तो F प्रोपोर्शनल टू x था, F प्रोपोर्शनल टू माइनस x था। तो हमने क्या लिखा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब k इंटू डिस्प्लेसमेंट, k इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से देखो, तो इसकी यूनिट तो हो जाएगी न्यूटन और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर किसकी हो जाएगी, यूनिट फॉर k, यानी कि न्यूटन पर मीटर इज SI यूनिट फॉर k, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बात नोट करने की है। फोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन, ठीक है। यह हमेशा कहें कि इलास्टिक फोर्स जो होता है स्प्रिंग के अंदर अगेंस्ट होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन के, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इसको नोट करते रहे आप। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स जो हमारा वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। देखो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर है। जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उसके बीच जब रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। समझ आई बात है, नोट करना ये बात, जब रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ आई बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं चाह रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं चाह रहा, समझ आई बात है कि नहीं, तो उसके ऊपर कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। समझ आई बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से किस में था, रेस्ट में, किस में था, रेस्ट में, इसमें था, रेस्ट में था सपोज कर लो, और उस पर एफ अप्लाइड क्या है, जीरो है, मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो सरफेस और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो भी जीरो होगा। क्यों, चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। इसकी टेंडेंसी है किसको अपोज करने की, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। और रिलेटिव मोशन यहाँ पर हो नहीं रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, मतलब दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अब तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन सर, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी यही पता चल जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। समझ बात है, लेकिन इस बात को अभी गौर करते रहना। अब देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमने उसके ऊपर क्या लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। क्या क्या, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। सोचने वाली बात है, जरा गौर करो कि अगर घर के ऊपर एक हैवी बॉक्स रखा हुआ हो और एक छोटे बच्चे को कहो इसको पुश करने, क्या वो इसको धकेल पाएगा, इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या देख रहे हो, एफ अप्लाई किया जा रहा है, स्टिल ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, स्टिल ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इन दैट कंडीशन बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू दैट अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इक्वल टू दैट अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। समझ में आ गई बातें, बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, तो इस कंडीशन में जो अप्लाई, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन है,
इस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात है? इस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नहीं कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं चाह रहा, उसके अंदर कोई मूवमेंट की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन होगा, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, एफ अप्लाइड अगर जीरो है, कोई फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट में था इनिशियली वो, तो उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। समझ आई बात है कि नहीं है? उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इसका मतलब जब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, वो गया कहाँ? वो गया यहाँ कि सरफेस और इसके बीच अब 1 न्यूटन का फोर्स लग गया। किसके बीच? सरफेस और इसके बीच क्या लग गया? 1 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो ये अभी बॉडी रेस्ट में है, अभी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो ये जो 1 न्यूटन फोर्स है वो क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है इतनी। सिमिलरली ऐसे ही फोर्स को इंक्रीज कराते रहें, सरफेस के और इसके बीच का फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद, मान लो जैसे F इक्वल टू 10 न्यूटन तक जो है, हमने देखा कि 10 न्यूटन तक जब फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सरफेस भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन उसके बाद एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वैल्यू के बाद फोर्स की क्या कर जाता है? ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि F अप्लाइड सपोज कर लो 10 न्यूटन तक मूव नहीं किया, लेकिन 10.05 न्यूटन जैसे ही अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट जो है जस्ट स्लाइड किया। जस्ट स्लाइडिंग क्या है? जस्ट स्लाइडिंग, मतलब बिल्कुल ये बाउंड्री वैल्यू है। समझ आई बात है कि नहीं? कहाँ जस्ट स्लाइडिंग है? समझ आई बात है? तो इस कंडीशन में मतलब अभी मूव नहीं किया, वो इंस्टेंट पर हम पहुंच गए हैं कि मतलब इससे अगर ज्यादा फोर्स अगर लगाएं तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक लिमिटिंग वैल्यू है एफ अप्लाइड की। किसकी? एफ अप्लाइड की एक लिमिटिंग वैल्यू है, जहां तक फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही एफ अप्लाइड की वैल्यू, मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग फोर्स है, ये फोर्स लिमिटिंग फोर्स है। पार्डन मी, यहाँ पर मैंने थोड़ा एरर कर दिया। हाँ, ये क्या है? लिमिटिंग फोर्स है। फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। ठीक है, ये जो एफ अप्लाइड था वो क्या था? एफ अप्लाइड कितना है? ये जो एफ अप्लाइड है 10.5 न्यूटन, ये क्या है? लिमिटिंग फोर्स है। मतलब यहां तक जो है अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, मतलब फ्रिक्शन की टेंडेंसी है कि यहां तक के फोर्स को क्या कर पाए? अपोज कर पाए। ये इस एग्जांपल के समझने के लिए मैंने 10.5 लिया है। ये अलग अलग हो, अलग अलग बॉडी के लिए। ठीक है, तो क्या समझा यहां से कि एक अप्लाइड फोर्स की एक वैल्यू है, जहां तक मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड फोर्स की, एक पार्टिकुलर वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक सरफेस क्या कर सकता है? फ्रिक्शन फोर्स के जरिए उसको जीरो कर सकता है। समझ आई बात है? तो वो जीरो कब होगा? जब सरफेस भी उतना ही फोर्स लगाया होगा। समझ आई बात है? तो इस चीज, ये जो फ्रिक्शन सरफेस ने लगाया है, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब सरफेस जो है मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है। समझ आई बात है? और अप्लाइड फोर्स के हिसाब से देखें तो मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए ऑब्जेक्ट को क्या कराने के लिए? मूव कराने के लिए किसी भी सरफेस पर। ठीक है ना? तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। चाहो तो तुम डेफिनेशन लिख लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स applied by a body to make the object remain in static position। ठीक है ना? समझ ये बात है? या मिनिमम, इस चीज को जो है हम इसके एफ अप्लाइड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में तो दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमम फोर्स, देखो इससे डिफाइन कर रहा हूं तो मैं मिनिमम वर्ड का यूज कर रहा हूं, और इसके हिसाब से डिफाइन कर रहा हूं तो मैक्सिमम वर्ड का यूज कर रहा हूं। ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की ये मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि अप्लाइड फोर्स के लिए ये मिनिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तब मूव करेगा ऑब्जेक्ट। समझ आई बात है? समझ आई बात है? क्यों? तब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाएगा। मतलब सरफेस का एक नेचर होता है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है। समझ आई बात है? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर एफ अप्लाइड के टर्म में इसको बात करें तो क्या कहेंगे? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस। समझ में आई बात है? क्या कहलाएगा?
एफ अप्लाइड कहलाता है। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो अब एफ अप्लाइड से जैसे ही वैल्यू बड़ी होती है, एफ अप्लाइड से जैसे ही वैल्यू एफ अप्लाइड की वैल्यू जैसे ही एफ लिमिटिंग से बड़ी होती है, मतलब जैसे एफ लिमिटिंग पता चल गया, उस लिमिटिंग वैल्यू से जैसे ही फोर्स को और ज्यादा बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, अब रेस्ट में नहीं रहेगा। समझ आई बात है? तो यहां से देखो 0, 1, 3, 10 से लेकर 10.5 न्यूटन तक ये सब के सब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पर क्या गौर किया तुमने कि जब 1 न्यूटन लग रहा था अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन था। जब एफ अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, तो सरफेस भी 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। मतलब क्या देख रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है ना। और कहां तक एडजस्ट करते हुए पहुंच सकता है, कहां तक पहुंच सकता है, लिमिटिंग वैल्यू तक। कहां तक पहुंच सकता है, लिमिटिंग वैल्यू तक। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब इससे ज्यादा जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, इससे ज्यादा जैसे ही फोर्स को हम क्या करते हैं, एफ अप्लाइड की वैल्यू किससे हो, दोनों सरफेस के बीच जो एफ लिमिटिंग है उससे अगर बड़ी हो, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। एक मजे की बात और सुनो, एक मजे की बात और सुनो कि जैसे ही एफ अप्लाइड से वैल्यू बढ़ाते हैं, एफ लिमिटिंग से एफ अप्लाइड की वैल्यू बढ़ाते हैं एफ लिमिटिंग से, तो अब जो इसके सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी, मतलब स्लाइटली क्या कर जाती है, स्लाइटली क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है स्लाइटली रिड्यूस, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। समझ आई बात है? तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, समझ आई बात है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आई बात है, क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मोशन में। अब देखो ये जो काइनेटिक है वो दो तरह से हो सकता है। कैसे कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है रोल करके, है ना, या स्लाइड करके। समझ आई बात है कि नहीं आई, समझ आई बात है? ठीक है, तो क्या देखा गया कि ये जो अपोजिंग फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा कम हो जाती है लेकिन कांस्टेंट हो जाती है, अब बढ़ती नहीं रहेगी। मतलब 10.5 न्यूटन से सपोज कर लो, जैसे 9.8 न्यूटन पर आकर कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। समझ आई बात है? तो वैल्यू तो घट जाती है लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो अब अगर रोलिंग का केस हो, ठीक है ना, तो ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है, और स्लाइडिंग का केस हो तो कम डिक्रीज होता है। मतलब जैसे 10.5 न्यूटन से 9.8 न्यूटन तक रोलिंग स्लाइडिंग के केस में गया है, तो रोलिंग के केस में इसकी वैल्यू जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जो ऑब्जेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, वो समथिंग सपोज कर लो जैसे 9 या 8 हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात है? इसलिए देखो जब एफ अप्लाइड की वैल्यू एफ लिमिटिंग से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फ्रिक्शन अब कंटिन्यूसली एक्ट करता है लेकिन वैल्यू को अपने स्लाइटली क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, एंड बिकम कांस्टेंट। इफ इट इज स्लाइडिंग देन इट विल डिक्रीज इन लेसर अमाउंट, एंड इफ इट इज रोलिंग देन इट विल डिक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स इन ग्रेटर अमाउंट, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, एफ रोलिंग है और एफ क्या है ऊपर स्लाइडिंग है, और ये क्या है, एफ स्टैटिक है। तो एफ स्टैटिक की वैल्यू देखो 0 से कहां तक था, एफ लिमिटिंग तक। कहां तक, एफ लिमिटिंग तक। तो ये देखो सबसे ज्यादा तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू हो गई, और एफ लिमिटिंग किसका पार्ट है, स्टैटिक का। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसका ऑर्डर देखना हो तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, फिर स्लाइडिंग का, फिर रोलिंग का, ठीक है ना। समझ आई बात है? जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एंड फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक, दैट मे बी स्लाइडिंग और रोलिंग। अब बात है कि किस किस फैक्टर पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। उस पर आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं कि ये जो फ्रिक्शन है उसका काउज क्या था एक्चुअली, कि जो सरफेस होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी के, ठीक है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के, ठीक है ना, उसके बीच में क्या होती है, इर्रेगुलरिटीज होती हैं। क्या होती हैं, इर्रेगुलरिटीज होती हैं, इर्रेगुलरिटीज होती हैं। और इस इर्रेगुलरिटीज में क्या हो जाता है, ये इंटरलॉक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक कर जाते हैं। तो इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये पहले से रेस्ट में था, तो इसकी इंटरलॉकिंग क्या होगी, कोई भी चीज अगर रेस्ट में हो तो इसकी इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है,
प्रॉपर इंटरलॉकिंग होगी। समझ आई बात है कि नहीं? इसकी इंटरलॉकिंग कैसी होगी? प्रॉपर इंटरलॉकिंग होगी। समझ आई बात है? ठीक है ना? कैसी होगी? प्रॉपर इंटरलॉकिंग। और जब प्रॉपर इंटरलॉकिंग हुआ तो इसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जो तो वो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होता है? एफ लिमिटिंग होता है। ठीक है ना? क्या होता है? एफ लिमिटिंग होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, जब ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। ये तो रेस्ट में था तो इसलिए एफ लिमिटिंग लगाना पड़ा, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो सरफेस तो अब भी इरेगुलर है, लेकिन इसको सही से टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक दूसरे को क्या कर पाए? इंटरलॉक कर पाए। समझ आई बात है कि नहीं आई? तो इंटरलॉकिंग डिक्रीज हो जाती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो ठीक है, इसीलिए एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इंटरलॉकिंग तब नहीं हो पाता जब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ रहता है। तो ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट क्या करता रहता है? तो मूव करता रहता है। तो ठीक है ना, तो होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी कि एफ काइनेटिक की वैल्यू क्यों डिक्रीज होगी। ठीक है ना, एफ काइनेटिक की वैल्यू क्यों जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे हम बात करेंगे किस किस फैक्टर पर मतलब डिपेंड करता है। समझ आई बात है कि नहीं? तो देखो, मेजर जो फैक्टर है वो दो फैक्टर है। ठीक है ना, कि जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो कैसा है, रफ है या स्मूथ है। तो अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस और रफनेस। तो दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है, तो अगर रफ सरफेस है तो ग्रेटर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, और अगर स्मूथ है तो क्या करेगा? लेसर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। मतलब रफ सरफेस रिलेटिवली ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वहां इंटरलॉकिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस फोर्स से ये एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। इस फोर्स पर भी डिपेंड करता है। समझ आई बात है कि नहीं? कि मतलब हाउ टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर, हाउ मच बाय हाउ मच फोर्स। ठीक है ना, द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच द टू फोर्सेस आर प्रेस टुगेदर। इस बात को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब सरफेस कांटेक्ट में होता है तो एक्चुअली क्या है? किस फोर्स से ये वाला सरफेस जो है, इस सरफेस को किस फोर्स से क्या करना चाहता है? कंप्रेस। किस से? क्या कहोगे? नॉर्मल। सिमिलरली इसका जो नीचे वाला सरफेस है वो भी इसको नॉर्मल लगा रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस था ये एक दूसरे को, ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। समझ आई बात है? जो कि क्या है? नॉर्मल है। ठीक है ना, क्या है? नॉर्मल है। ठीक है ना, जो कि डिसाइड करता है कितने जोर से ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? प्रेस कर रहा होगा। एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? प्रेस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर। नॉर्मल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पर। और जनरली ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स नीचे जो इस ऑब्जेक्ट की बॉडी का क्या है? वेट है, ग्रेविटी है, उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है ना, क्या करता है? किसको क्या करता है? बैलेंस करता है। समझ आई बात है कि नहीं? क्या करता है? बैलेंस करता है। तो यहां से एक बात देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो तो नॉर्मल भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हैवी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, मतलब एक ही सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हैवी है, एक ऑब्जेक्ट लाइट है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। समझ आई बात है कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन विद विच द टू फोर्सेज आर प्रेस टुगेदर। तो जाहिर सी बात है हैवी वेट वाले में क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से कनेक्टेड होता। देखते हो रोड रोलर वगैरह कहीं पर पड़ा हुआ रहता है, धीरे धीरे तो वो धस जाता है। ठीक है ना, क्यों? चूंकि यहाँ पर प्रेसिंग क्या है? ज्यादा है। ठीक है, समझ बात है कि नहीं? तो इसी बात को, इन्हीं बातों को इन दोनों फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि द फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, समझ बात है कि नहीं? इनके अलावा फ्रिक्शन जो है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शेप ऑफ बॉडी कैसी है। जैसे फ्लूइड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, फ्लूइड के अंदर क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, समझ बात है? जो भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है। जो भी ऑब्जेक्ट क्या करती है?
मूव करती है, एक्चुअली उसका शेप कैसा होता है, कुछ स्ट्रीमलाइन शेप होता है। क्या होता है, कुछ स्ट्रीमलाइन शेप होता है। जैसे इस फिश को देखो, जैसे इस फिश को देखो, ठीक है ना, कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है ना। तो शेप का बहुत बड़ा रोल होता है, शेप का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। समझ आई बात है कि नहीं है, शेप का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में इन केस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। तो फ्लूइड जो है बेसिकली किसको कहते हैं, एयर एंड वाटर को कहते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं व्हाट, ड्रैग, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट जो कांटेक्ट फोर्स है वो है हमारा नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स की हालांकि चर्चा मैंने पीछे कर दिया यहाँ पर इनडायरेक्टली, कि जब वो सरफेस क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, तो ये सरफेस क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं इस बात को यहाँ पर। तो व्हेन ए बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, ठीक है ना, जब कोई बॉडी कांटेक्ट में होता है किसी सरफेस से, तो वो जो एक्सटर्नल सरफेस है उस बॉडी से के ऊपर खुद से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये सरफेस है जैसे, और ये एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वाला सरफेस इस बॉडी पर अपने से 90 डिग्री पर एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स का नाम है क्या, नॉर्मल। तो पीछे जो हमने नॉर्मल की बात की, यहाँ पर एक्चुअली ये जो मार्क किया हमने कि नीचे वेट है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो बेसिकली ये जो फोर्स था ना, वो किसने प्रोवाइड किया है, सरफेस ने, ठीक है ना। क्या किसने प्रोवाइड किया है, सरफेस ने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। समझ बात है। तो वो वाली फोर्स यहाँ की बात हो रही है, वही बात, उसी फोर्स की बात यहाँ हो रही है। तो व्हेन ए बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस एक्सर्ट ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट इन द बॉडी नॉन एज नॉर्मल फोर्स। क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे इस सेकंड केस के एग्जांपल में, कि ये देखो एक वॉल है ऐसे एल शेप में, और इसके ऊपर रोड इस तरह से रखा हुआ है। तो देखो सरफेस कहाँ पर कांटेक्ट में, यहाँ पर ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, और इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, ये डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, से N1, सिमिलरली इसको कह दो N2, ठीक है। तो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, समझ, सॉरी, नॉर्मल लगता है। समझ आ गई होगी बात है, ठीक है ना। चाहे जैसा भी सरफेस हो, उस सरफेस से 90 डिग्री पर क्या लेना है, नॉर्मल फोर्स लेना है, ठीक है ना। चलो इस 3 डायग्राम से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जब बगैर किसी चीज को छुए हम क्या कर दें, ऑब्जेक्ट को मूव कराएं, तो जैसे क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ये नॉर्थ हो और ये नॉर्थ हो, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर इस मैग्नेट का साउथ हो और इस मैग्नेट का नॉर्थ हो, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो बगैर एक दूसरे से टच किए हुए ही क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लगा रहा है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो अभी हमने एक बात बता दिया, क्या इसका एक एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक पोल ऑन अनदर मैग्नेटिक पोल और मटेरियल क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या डिटेल है इनकी, ये हम पढ़ेंगे 10th एंड 12th क्लास में। बेसिकली 12th में होगा, 10th में तो वहाँ भी टीचर क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ बातें कह के निकल लेगा। क्यों, चूंकि इसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो हाई स्टैंडर्ड की चाहिए, ठीक है। समझ आई बात है, मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय स्टैटिक चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, ठीक है ना। तो मतलब किसी एक चार्ज बॉडी का जो कि रेस्ट में, जिसके ऊपर चार्ज किसमें है, रेस्ट में है, एक चार्ज बॉडी का दूसरे चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। बट दैट चार्ज शुड बी इन रेस्ट नॉट इन मोशन। क्यों, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस कर देता है, करंट, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे हर मास
दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ आई बात है? ठीक है ना। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे किस चैप्टर के अंदर? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, समझ आई होगी ये बातें। अब देखो, लेकिन तुमने तो ये सुना होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स तो क्या लगाता है? अर्थ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। लेकिन जमीन भी हर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए न्यूटन का एप्पल कहाँ गिरा था? जमीन की तरफ। ठीक है ना। और तब से जो है एप्पल नीचे ही गिर रहा है ना। वैसे ये जोक था, न्यूटन से पहले से भी एप्पल नीचे ही गिर रहे थे। ठीक है ना। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल है, उन्होंने ऐसा सोचा था, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ नहीं था। ठीक है ना, समझ गई बात है। तो अब ये देखो कि अर्थ जो है वो भी अपने सेंटर की तरफ हर चीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और अभी हमने कहा कि ऐसे फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो मतलब अर्थ की केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट कहते हैं। समझ आई बात है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट कहते हैं। समझ आई बात है? ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी इज नॉन एज ग्रेविटी और वेट। ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा एक चीज जो है अभी के लिए डायरेक्ट याद रखो, ये फॉर्मूला ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल जाएगा ग्रेविटेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि बार बार मैं कहा हूँ, ऊपर लिख चुका हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स की ज्यादा डिटेल स्टडी हम कहाँ करेंगे? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर करेंगे। एक्चुअली अगर तुम देख रहोगे तो तुम्हें ये दिख रहा होगा इसमें ज्यादातर बातें वही है जो 8वीं क्लास के फोर्स के अंदर है। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन उसको हल्के नहीं लेना है, क्योंकि हर फोर्स को पहचानना है, फिर मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। तो फिर जो ये झगड़ते रहते हो कि समरीन जो है साइमा को पुश की तो साइमा गिर गई, समरीन क्यों नहीं गिरी, ठीक है, उसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ आई बात है। लेकिन उसके लिए इन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन एक्सटर्नल फोर्स है, कौन बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, तब इन सब बातों की समझ आएगी। ठीक है ना। तो अभी के लिए याद रखो, द वेट ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो अर्थ के सरफेस के आसपास है, याद रखना ये वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब बॉडी अर्थ के सरफेस के आसपास हो। ठीक है ना, ये नहीं कि यहाँ पर मून का मास रख देना और 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। जी की वैल्यू जो है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नहीं कि मून का मास रखे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, उससे वहां पर वेट मून का मास जो आएगा वो गलत आएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है तब जब क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के आसपास हो। ठीक है ना। तो द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। ठीक है, होपफुली, आई होप सो, अदरवाइज यू नोज बेटर। ठीक है, चलो जी, तो ये बात समझ में आ गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो अगला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सोच रहे होगे कि ये क्या है। ठीक है, इस फ्री बॉडी डायग्राम जो है बेसिकली एक डायग्राम है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है, जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं, मतलब विजुअलाइज करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि जब तक हम फोर्स को पहचानेंगे नहीं, हमारा काम नहीं होगा कि कौन फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, कौन ऑब्जेक्ट कौन सा फोर्स किन ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। इन सब बातों का जवाब तभी मिल पाएगा हमें जब हम जानते हो फ्री बॉडी डायग्राम। इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं? एफबीडी कहते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या है? फोर्स डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, या एफबीडी भी कहते हैं। ये क्या है? ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, यूज टू विजुअलाइज, इस्तेमाल किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए, कराने के लिए या करने के लिए अप्लाइड फोर्स को। याद रखना किसको? अप्लाइड फोर्स को। किसको? अप्लाइड फोर्स को। ठीक है ना, किसको? अप्लाइड फोर्स को। समझ में आ गई बात है। चलो जी, तो बारी बारी से हम सबकी एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम गिवन है, तो ज़रा हम इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। इस मास का, इस m1 मास का मैं एफबीडी बनाना चाह रहा हूँ।
तो इसको समझना कैसे होगा। तो ये देखो M1 जो है इसको, ये हैंग है तो इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी। कहाँ? M1 को ग्रेविटी कहाँ खींच रही होगी? अपनी तरफ खींच रही होगी, है ना। M1 को ग्रेविटी कहाँ खींच रही होगी? अपनी तरफ। किसकी वजह? कितने फोर्स से? वेट की फोर्स से, वेट के बराबर, यानी M1 इंटू जी से। पीछे हमने लिखा था वेट कैसे आएगा? M1 को जी, मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तब भी इससे क्या है, एक स्ट्रिंग HH है तो इस स्ट्रिंग में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्या? T। ठीक है, याद रखना ये वाला स्प्रिंग जो यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे, ये स्ट्रिंग सेम, ठीक है। तो स्ट्रिंग सेम होता है तो टेंशन क्या होता है? सेम होता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। अब देखो, अब M2 का मैं क्या बनाऊं? FBD किसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो क्या कहोगे? नीचे से लग रहा है क्या? M2G, ठीक है। और ऊपर स्ट्रिंग में लग रहा होगा क्या? टेंशन। ऊपर स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो इस पुली का FBD बनाए। तो देखो पुली का जब मास गिवन ना हो, मास गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में हमें मानना है कि पुली क्या है? मासलेस है। पुली क्या है? मासलेस है। खैर, ठीक है। तो इस पुली को मासलेस मानते हुए हम इस पे FBD बनाए। तो अब चूंकि मासलेस है तो वेट तो होगा नहीं। तो देखो इस पुली को एक तरफ से ये वाला स्ट्रिंग खींच रहा है, क्योंकि इन दोनों की वेट की इफेक्ट की वजह से, और ये इधर वाला स्ट्रिंग इसकी वजह से खींच रहा है। तो इस पुली के ऊपर बेसिकली दोनों स्ट्रिंग में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स लग रहा होगा, मतलब T फोर्स इधर से भी, T फोर्स इधर से भी। और ऊपर वाला स्ट्रिंग क्या है? थोड़ा डिफरेंट है, तो उसे मैं क्या कह दे रहा हूँ? T डैश। क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट होने से टेंशन डिफरेंट हो जाता है। इस पुली के ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स T डैश, ठीक है। हाँ, अगर पुली का मास गिवन होता तो M इंटू जी भी नीचे की तरफ मार्क करते, ठीक है ना। M इंटू जी भी नीचे की तरफ क्या करते? मार्क करते। समझ में आ गई बात है। तो अगली स्लाइड पर जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आसान है, पहले उनको कर ले, ठीक है, ठीक है। पहले उनको कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आई बात है। पहले उनको कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जरा देखें इस स्लाइड पे। तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगा इस वाले को। किसको? इस वाले को, ठीक है। तो जरा देखो कि यहां पर जो सरफेस है वो सरफेस कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। खैर, और यहां पर रखा है ऐसे ब्लॉक, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका भी कुछ एंगल होगा। खैर, यहां से नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, जो भी ब्लॉक का मास होगा, वेट। और ये सरफेस जो है ऐसे कांटेक्ट में है, तो इसका 90 डिग्री किधर होगा? इधर की तरफ। तो मतलब इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब इस सीधे डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, इस सीधे डायरेक्शन में नहीं लग रहा है ना, इस सीधे डायरेक्शन में नहीं लग रहा। मतलब अगर इसको देखना चाहो हमारे एक्सिस के हिसाब से, तो नीचे क्या है? mg, और ऊपर क्या है? इस सीधे में कुछ नहीं है, इससे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है? नॉर्मल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है इनका, ठीक है ना। तो अब जरा सोच के बताना ये एंगल कितना होगा। अगर यहाँ पर गौर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ये ऐसे है और वेट ऐसे है नीचे, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सोच के रखना कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ओहो, इनडायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। कितना होगा? थीटा एंगल होगा। समझ में आ गई बात है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर FBD बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखना FBD बनाने में हमेशा एक बार में एक मास को कंसिडर करना है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। यानी हम किसको सिस्टम मानते हुए किसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं। समझ आई बात है। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देख रहे हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। समझ आई बात है कि किसको सिस्टम मान रहे हो। समझ आई बात है। तो जरा मैं इसमें चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो ये देखो, ये जो M3 है इसका मैं FBD बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। किसका FBD बनाना चाह रहा हूँ? M3 का FBD बनाना चाह रहा हूँ। किसका? M3 का। तो जरा देखते हैं इसके M3 के FBD को। ठीक है, M3 के FBD को जरा देखते हैं। तो देखो M3 पर मैं पेन चेंज कर लूं। M3 पर जो रस्सियां अटैच्ड है वो इधर से है, इधर से,
है ना। तो इस स्ट्रिंग में मतलब M3 के ऊपर एक फोर्स लगा होगा इधर, ठीक है ना, जो कि क्या है, टेंशन है, जो कि क्या है, यही मार्क कर दो, टेंशन M3 के ऊपर। M3 को नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा होगा, जो कि क्या है, mg, ठीक है। और इस M3 को नीचे खींच रहा है mg, और इस M3 के ऊपर इस सरफेस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। और साथ साथ इसी ब्लॉक के ऊपर ये वाला फोर्स अप्लाई किया गया है F, ठीक है ना। समझ में बात है। तो ऐसे पहचानना है, ऊपर क्या है, नॉर्मल, नीचे mg, इस तरफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और इस तरफ टेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। चलो अब ऐसे देखो M2 के ऊपर, M2 के ऊपर इधर भी धागा अटैच्ड है और इधर भी धागा अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला, इस वाले धागा तो एक ही धागा है, तो इसमें इस बार टेंशन उतना ही होगा, लेकिन इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो M2 के ऊपर जो इधर टेंशन लग रहा होगा वो डिफरेंट होगा, उसको क्या कह दो, सेट T डैश, ठीक है। अच्छा, M2G को नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, M2 इंटू जी वेट लग रहा होगा, और सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, से क्या कह लो इसको, N डैश, क्योंकि यहाँ पर N कह चुके हैं हम, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही इसका FBD कैसे बनेगा, ठीक है, जितना वहां पे दिख रहा है उतना ही करना है, ये नहीं सोचना कि इस F की वजह से तो ये पूरा मूव करेगा, नहीं, वो खुद इंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है। सिस्टम जितना माने हो सिर्फ उतने पे देखो। तो ऊपर की तरफ तो लगेगा क्या, N डबल डैश कह दो, नीचे की तरफ लगेगा क्या, M1G, क्या लगेगा, M1G, M1 इंटू जी। इधर कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं लगेगा, और इधर क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि हम फ्रिक्शन फोर्स मार्क नहीं कर रहे, फ्रिक्शन मार्क नहीं कर रहे, तो फ्रिक्शन इसलिए मार्क नहीं कर रहे, अभी हम मान करके ये चल रहे हैं कि सरफेस हमारा स्मूथ है, तो जब तक फ्रिक्शन की बात नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, तब तक हम उसको मार्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। और फुल्ली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल पर होमवर्क लिख दे रहा हूँ, ज़रा तुम लोग जो है इसको कमेंट करके बताना किस पर कितना फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। इसका FBD ग्रुप पर भी भेज सकते हो। ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इसी के जैसा है, बस इसमें स्प्रिंग अटैच कर दिया है। इस वाले को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, किसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे तो लग रहा होगा क्या, क्या लग रहा होगा, M1G, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग ऊपर है, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, F स्टेट, कौन लग रहा होगा, F इन स्प्रिंग, ठीक है, F इन स्प्रिंग, ठीक है। चलो, और कहीं से अटैच नहीं है, चलो आगे की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में भी दो मास है, M2 और M1। तो पहले मैं M1 को बता रहा हूँ, तो M1 की तरफ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, M1G वेट, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, से इसको कह दे रहा हूँ N1, ठीक है। तो अभी इस सरफेस से कांटेक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब M1 के ऊपर जो नॉर्मल लगा है वो N1 है, तो इन रिटर्न M2 की वजह से भी M1 पर क्या, M1 की वजह से भी M2 पर क्या लगा होगा, N1 लगा होगा। तो खैर, तो लेकिन अभी हम किसको मार्क कर रहे हैं, M1 के फोर्स को मार्क कर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर की तरफ N1 मार्क करेंगे और नीचे की तरफ वेट। लेकिन M2 का जब फोर्स मार्क करेंगे तो एक तो वेट नीचे मार्क करेंगे, दैट विल बी M2 इंटू जी। दूसरा, ये जो नॉर सरफेस M1 का सरफेस है वो भी तो इनको सरफेस से परपेंडिकुलर इस पे लगा रहा होगा फोर्स, दैट विल बी N1, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन M2 जो है, यही N1 यहाँ पर है, ये जो M2 है नीचे से भी किस में, ग्राउंड से कांटेक्ट में, तो ग्राउंड भी इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, N2। तो मतलब ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, N2, ठीक है। तो मास 2 के ऊपर, सिर्फ मास 2 के ऊपर जो FBD मतलब फोर्स है वो इस तरह की फोर्सेज है। अब जरा मैं बात करता हूँ कि हमने कहा कि सिस्टम मानेंगे उसके हिसाब से फोर्स देखेंगे। अब जरा देखो इसी डायग्राम, इसी क्वेश्चन को मैं दोनों को एक साथ मानते हुए कंसिडर कर रहा हूँ, समझ में बात है कि नहीं है, ठीक है। दोनों क्या कर रहा हूँ, एक साथ मान रहा हूँ। तो
अगर अब दोनों को एक साथ मानोगे तो वेट भी दोनों का होगा। तो वेट का मतलब क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास टोटल कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, अब चूंकि ये वाला सरफेस कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया है। ठीक है, तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, जो n1 इसके ऊपर लग रहा था और n2 इसके ऊपर लग रहा था। अब उस फोर्स को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सरफेस है इसकी वजह से जो नॉर्मल है उसको काउंट करेंगे। समझ ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर से नॉर्मल आ जाएगा से n2 जिसको कहा था, तो n2 इक्वल टू विल बी m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क ही है। ठीक है, खुद करके देखना। इसके ऊपर भी एफबीडी बना सकते हो। यहाँ पर जो है सरफेस ऑफ कांटेक्ट देखो, यहाँ पर भी है और इन दोनों के बीच का भी है। ठीक है ना, तो इसमें होमवर्क में ये समझना कि पहले दोनों को अलग अलग सिस्टम मान के करना, और एक बार जो है इस दोनों को एक सिस्टम मान करके, यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दिया इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ऐसे एफ अप्लाइड है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है ये, इसको सही कर लो, यहाँ पर ऐसे एक है एफ अप्लाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे नोट करना, इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाया ना, ऐसे यहाँ पर भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऐसे एफ, क्या लग रहा है, एफ। ठीक है, तब एफ वीडियो बनाना है, एम स्मॉल एम पे लग रहा है। ठीक है, तो इसको होमवर्क में करना। जरा पीछे वाली स्लाइड पे चले, वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब जरा आते हैं दोबारा से इसी क्वेश्चन के ऊपर जिसको हमने मार्क किया था। ठीक है, इसको हमने मार्क किया था। ठीक है, तो m1 m2 पुली। ठीक है, सबका क्या बना सकते हैं, एफबीडी बना सकते हैं, किसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है। तो एफबीडी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम है। समझ आई बात है, क्या है, इज ए ग्राफिकल इलस्ट्रेशन यूज टू विजुअलाइज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, क्या होता है, अप्लाइड फोर्स को विजुअलाइज करने के लिए होता है। ठीक है ना, चलो जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो आर अपियर हो रहा होगा। देखो ये हमने एक स्ट्रिंग लगाया, स्ट्रिंग से देखो क्या किया, पेंडुलम को अटैच कर दिया। ठीक है ना, तो इस पेंडुलम को देखो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा और नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, कितना, W इक्वल टू एम जी, एम इंटू एम क्या होगा, मास ऑफ द बॉब होगा। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा होगा ऊपर टेंशन फोर्स। ठीक है ना, जिसे हमने टी से डिनोट किया है। समझ में आ गई बात है, बीडी इसका समझ में आ गया। चले जी आगे चलते हैं। नोट करो कि व्हेन स्ट्रिंग इज सेम एंड मास लेस देन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स सेम। ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गई बात है। ठीक है, ठीक है, तो इसका तो एफबीडी में बना चुका था, इसका चाहो तो तुम दोबारा से घर पे ट्राई करना। ठीक है, इसका दोबारा से ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको दोबारा से क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। दोबारा से क्या कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है देखो पुली, यहाँ किस किस का एफबीडी बनेगा मैं ये बता दे रहा हूँ। एक तो 2m का बनेगा और एक तो स्मॉल m का बनेगा, एक तो इस बंदर का बनेगा। ठीक है, इस बंदर का मास भी कह लो m बंदर, ऐसे लिख लो m बंदर, m फॉर मास और b फॉर बंदर। ठीक है, ठीक है, मंकी लिखूंगा तो mm हो जाएगा ना, इसलिए बंदर ही बोला मैंने। ठीक है, पुली ए का एफबीडी बना सकते हो, पुली बी का एफबीडी बना सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ख्याल रहे कि इस बात का, नोट व्हेन स्ट्रिंग इज सेम एंड मासलेस देन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम। ठीक है ना, टेंशन रिमेन सेम। ठीक है, चलो जी, तो इसको तो तुम करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, ऐसा कॉम्प्लेक्स मैंने एक किया है। इन दोनों डायग्राम में से मैं एक डायग्राम का बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इस बार जो है इस ब्लॉक के एफबीडी बनाना है। किसके, इस ब्लॉक के, इंसान का नहीं बनाना, किसका बनाना है, ब्लॉक का। तो ये देखो इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इंसान का भी वैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, इंसान का भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो इंसान का भी बना दूंगा मैं। तो पहले मैं मास का कंसिडर कर रहा हूँ,
तो ऊपर क्या लग रहा है इस मास के ऊपर, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ इस स्ट्रिंग में लग रहा होगा टेंशन, और नीचे क्या लग रहा होगा वेट, कितना m इंटू जी। तो 25 kg है, तो 25 इंटू 9.8 या 10 मान लो, तो कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 250 न्यूटन। ठीक है ना। चलो अब इस इंसान का बीडी बनाना चाहें, इस इंसान का बीडी बनाना चाहें, तो जरा देखो इस इंसान पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। स्ट्रिंग नीचे की तरफ है तो टेंशन नीचे लग रहा होगा, इसके हाथ को नीचे की तरफ खींच रहा होगा ऐसे। ठीक है ना। इसका मास कहाँ है नीचे की तरफ, वेट कहाँ लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो एक तो टेंशन लग रहा होगा नीचे, और एक तो इनका वेट होगा W, पता नहीं है तो मैंने W खाली लिख दिया m इंटू जी। और इस इंसान के ऊपर इस प्लेटफॉर्म की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्या नॉर्मल। ठीक है ना, क्या लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तब ऐसे ही ये वाला एफबीडी जो है सेकंड डायग्राम, ठीक है ना, मैंने इसका जो है इस वाले का मास का एफबीडी बना दिया है और इस वाले के इंसान का एफबीडी बना दिया है। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है कि इस वाले ऑब्जेक्ट का, वैसे इसका और इसका मास का एफबीडी सेम रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, खैर लेकिन बनाना है तुम्हें इस वाले इसमें इंसान की एफबीडी क्या होगी। ठीक है ना, ये जो शख्स है उसकी एफबीडी क्या होगी। समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका भी मास का एफबीडी यही होगा जो इनका था। कैसे, नीचे होगा mg, ऊपर होगा टेंशन, तो नीचे होगा mg 25 इंटू 9.8 और 10। ठीक है, तो इनका भी एफबीडी वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, जरा इनको देखते हैं, इनको देखते हैं। चलो जी, इसके ऊपर एक ब्लॉक अटैच है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर तो लग रहा होगा क्या टेंशन। अच्छा, ये टेंशन सेम है इस पुली के ऊपर से होते हुए, इस पुली के ऊपर से होते हुए इस दूसरे ब्लॉक में जाके अटैच है। ये क्या है, बॉल है, स्फीयर है। ठीक है, तो और एक तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, अरे यार ऊपर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, इसको N1 कह दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल मार्क करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट डिफरेंट है तो इस पे डिफरेंट। एक इसका लग रहा होगा नीचे की तरफ क्या वेट, यानी कि जो भी इसका मास होगा उसको g से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, क्या लग रहा होगा वेट, क्या लग रहा होगा वेट लग रहा होगा। ठीक ना, चलो तो एक मास का तो एफबीडी हमने बना दिया। ठीक है, दूसरे मास का एफबीडी, दूसरे मास का एफबीडी इसका मास का, देखो यहाँ पर ये कांटेक्ट में है तो इधर की तरफ तो क्या होगा नॉर्मल से N2, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा वेट, और इस तरफ क्या लग रहा होगा, अच्छा ये स्ट्रिंग जो है वही है जो इधर लगा हुआ था। तो इफ स्ट्रिंग रिमेन सेम टेंशन रिमेन सेम, मतलब यहाँ पर टेंशन जो है इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, लेकिन वैल्यू ऐसी होगी। ठीक है, समझ आई बात है। अच्छा, इस पुली का एफबीडी बनाना चाहो तो ये देखो पुली यहाँ पर फिक्स है, होगा एक एक्सिल से, क्या होगा एक एक्सिल से फिक्स होगा। तो इस पुली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है जरा उसको देखते हैं। इस पुली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है जरा हम उसको देखते हैं। इस पुली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो एक तो लग रहा होगा इस स्ट्रिंग की वजह से इधर, और इस स्ट्रिंग की वजह से इधर, और ये जो हिंज है यहाँ पर कील है, इस ये जो कील है ये लगा रहा होगा इसके ऊपर, ऊपर नॉर्मल, क्यों वो भी एक सरफेस है कांटेक्ट में है। ठीक है, क्या लगा रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो इसमें तो ज्यादातर पार्ट आपके होमवर्क में थे, मैंने कर दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये कर दिया है, तीसरा ये कर चुका हूं मैं, चौथा ये कर चुका हूं। ठीक है, तो आपके पास जो होमवर्क है 1 2 3 4 और ये है 5। ठीक है ना, ये है 5। ठीक है, ये क्या है 5 है, इस 5 को होमवर्क करने हैं, और पीछे भी एक है, पीछे भी क्या है एक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको कर लेने हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने पढ़ा फोर्स क्या है, फोर्स के टाइप्स को पढ़ा, लेकिन उसमें साथ साथ मैंने ये भी बताया कि हायर क्लास में जाओगे तो फोर्स बेसिकली नेचर के अंदर 4 तरह के हैं। क्या क्या, 4 फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन वो डिवीजन हम अभी नहीं कर सकते। तो अभी हम एप्लीकेशन के हिसाब से देखते हैं कि उसको छू कर अप्लाई कर रहे हैं या बगैर टच किए अप्लाई कर रहे हैं, उनके बुनियाद पर इसको बांट दिया गया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में। ठीक है ना, लेकिन जितने भी फोर्सेज हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्स के अंदर आते हैं।
कौन कौन से वो 4 फंडामेंटल फोर्स है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, खैर उधर जाना नहीं है। तो अभी के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, तो हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने सबसे पहले देखा क्या? टेंशन, फ्रिक्शन, इलास्टिक फोर्स एंड नॉर्मल। ठीक है ना। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं, उसमें हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम उसकी ज्यादा डिटेल स्टडी ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है ना। उनके अलावा देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है या अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक चार्ज में एक मैग्नेटिक पोल दूसरे मैग्नेटिक पोल के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है ना। It may be attractive or repulsive. It will depend on whether the opposite nature, whether the pole is are of opposite nature or attractive nature. If it is of same type, then it will repel, and if it is of opposite type, then it will attract. ठीक है ना। उसके बाद हमने बात किया FBD की। FBD क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली एक इलिस्ट्रेशन है, विजुअलाइजेशन है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने तरह की फोर्स लग रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको मार्क करना है। ठीक है ना। बस समझ आ गई? तो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।